गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। यस्टरडे वी हैड स्टडीड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हाउ द गैस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम lungs to the different tissues, and how the process of unloading and loading of carbon dioxide and oxygen takes place in the lungs and tissues. तो हमने ये देखा था, कल ये देखा था कि क्या कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में, जो ब्लड होता है वहां पर, और जब ये ब्लड टिश्यूज में चला जाता है तो वहां। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली डिटरमिन्स द फेनोमेना ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ दीज गैसेस। इसमें पीछे कौन कौन से लॉज काम करते हैं इसकी जानकारी हम देखेंगे, एंड दैट्स व्हाई आई हैव एक्चुअली मार्क्ड दिस टॉपिक टू बी द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम आपको समझा चुके थे कल कि किस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लंग्स एंड दिस इज द बॉडी सेल्स और द टिश्यूज। यहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन से हार्ट होता हुआ लंग्स में जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, लंग्स में जब ब्लड जाता है, देन एट दैट टाइम द PO2 was 40 and PCO2 was 45, that got converted into PO2 100 and PCO2 as 140। ठीक है, और ये इसलिए हुआ कि वहां पर जो PO2 था दैट वाज 105 एंड PCO2 वाज 40। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये वापस सिस्टेमिक आर्टरीज के जरिए कैसे सर्कुलेशन में जाता है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस यस्टरडे। एंड हमने ये भी देखा था कि द नॉर्मल हिम of the hemoglobin actually the binds with oxygen. The iron, the ferrous ion of the heme actually binds the oxygen to form oxyhemoglobin HbO2, और ये pulmonary capillaries में होता है deoxyhemoglobin when the oxygen dissociates from the hemoglobin, and that happens in the tissues by unloading of the oxygen। जो मेन चीज, द फोकस आज के लेक्चर का हमारा ये है कि द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन चेंजेज विद द नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दोज वेरिएबल्स, मतलब ऐसे कार्यकी से संबंधित कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की एफिनिटी को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। जहां पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होगी वहां हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लोड होगा, और जहां हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी वहां जाहिर सी बात है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, वहां ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी। और ये दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है अलग अलग जगह पे। जैसे लंग्स में ऑक्सीजन की लोडिंग इंपॉर्टेंट है और जो टिश्यूज है वहां पर ऑक्सीजन की अनलोडिंग इंपॉर्टेंट है। तो हाउ द वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट दिस फेनोमेना, कैसे इसको क्रियान्वित किया जाता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये स्लाइड रिपीट हो गई कल से। ये मेट हीमोग्लोबिन हमने कल आपसे चर्चा की थी, जब फेरिक आयन होता है फेरस की जगह तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं होता। और नॉर्मली ये जो मेट हीमोग्लोबिन वाला कंडीशन है ये आमतौर पर कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से होता है, लेकिन जहां पर पानी में नाइट्राइट की मात्रा ज्यादा है वहां बच्चों में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ कॉम्पिटिटिव बाइंड करता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। दिस स्लाइड वाज आल्सो डिस्कस्ड यस्टरडे, और हमने आपको कहा था कि प्लाज्मा में सेम PO2 पर 100 ml ब्लड में जो उसका जो प्लाज्मा होता है, आप जानते हो कि ब्लड का जो कंपोजिशन होता है द्रवीय पदार्थ प्लाज्मा होता है, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो घुली होती हैं। तो उस प्लाज्मा में 100 ml में इस पार्शियल प्रेशर पर 0.3 ml ऑक्सीजन मिलेगा, जबकि उसी प्रेशर पर हीमोग्लोबिन में 20 ml के आसपास ऑक्सीजन मिलेगा। सो दैट्स व्हाई द हीमोग्लोबिन इज द मेन कैरियर ऑफ दिस ऑक्सीजन।
अब हीमोग्लोबिन और O2 का जो ट्रांसपोर्ट है, तो ये हाई PO2 जो लंग्स में होता है उसकी लोडिंग को फेवर करता है, हाई लो PO2 जो टिश्यूज में होता है उसकी अनलोडिंग को फेवर करता है, ये हम जानते हैं। आमतौर पर जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है यही डिटरमिन करती है कि लंग्स में मैक्सिमम इसकी लोडिंग होगी और मैक्सिमम अनलोडिंग इसकी टिश्यूज में होगी। अब दूसरा एक जो फिगर है जो आपको जानना चाहिए कि ये हम अभी ग्राफ में भी देखेंगे कि व्हेन द PO2 इज 104 mmHg, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 mm होता है पारे के दबाव के बराबर, तो कुल जितने भी हीमोग्लोबिन ब्लड में है उसका 90% सैचुरेट हो जाते हैं। और यही अगर पार्शियल प्रेशर 40 चला जाए तो अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड रहते हैं। जब पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, मतलब सारे के सारे जहां भी वहां ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो सकती है हीम आयन पे, फेरस आयन पे, सारा का सारा जब संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तो वो उसमें कितना ब्लड होगा? दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.34 ml, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है जब पूरा ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो जाए तो। अब मान लीजिए कि एक नॉर्मल जो मेल है उसमें जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है आपको पता है 14 से लेकर 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड के बराबर होता है। तो अगर मान लिया जाए कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन 14.5 ग्राम है 100 ml ब्लड में, तो 14.5 और ये 1.34 अप्रोक्सीमेटली 19.4 ml ऑक्सीजन जो होता है वो 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी किया जाएगा, और 0.3 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड में प्लाज्मा के द्वारा कैरी किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सिचुएशन ये बनती है कि 100 ml ब्लड में जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की हो सकती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ O2, मतलब 100 मिलीलीटर खून में मैक्सिमम जो ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता होती है वो 20 ml की होती है। यहाँ पर इस कैलकुलेशन से हमें पता चल गया। अब मैंने कहा कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं, जो इस सुनिश्चित करते हैं कि ऑक्सीजन की लोडिंग और अनलोडिंग जहां पर होनी चाहिए वहां हो। तो अलग अलग पार्शियल प्रेशर पर देखिए, जैसे कि ये पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर ऑक्सीजन का PO2 है, यहाँ 0 है और यहाँ 100 है। ठीक है, और इधर परसेंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है, मतलब आप ये मान सकते हैं कि इसका O2 कंटेंट ब्लड का, उसमें O2 का जो कंटेंट है ब्लड में वो कितना है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे एक लाइन कही थी कि 104 अगर 104 मतलब कहीं यही हो गया है ना, 100 है तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर 104 है, तो 104 mm जब इसका पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन पर, तो अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ हीमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड। ठीक है, और जब करीब करीब 40 होता है, 40 होता है, देखिए 40 पर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 70%। अभी मैंने आपको ये लाइन पिछले वाली स्लाइड में डिस्कस की थी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई टिश्यू का ऑर्गन है, जिससे मान लीजिए थाई, जांग के मसल्स हैं। जाहिर सी बात है कि आदमी कम से कम और कोई काम नहीं करता तो चलता तो है, कम से कम भागता है। तो भागने के क्रम में क्या होगा कि वहां के जो मसल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन यूज होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोल गया मैं, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा।
तो इस वजह से क्या होगा कि मसल्स में ये जो 104 mmHg है, ये आपको पता है कि ये कंडीशन कहाँ मिलेगी? पार्शियल प्रेशर PO2 अगर 100 से 104 PO2 हमें कहाँ मिलेगा ऑक्सीजन का? वो मिलेगा लंग्स में। तो ये मान लीजिए कि ये लंग्स है, ये क्या है? लंग्स है, ठीक है। ये क्या है? लंग्स यानी कि फेफड़ा है। और ये जैसे मैंने कहा ये थाई है, थाई पर PO2 40 है और लंग्स में PO2 इतना है। तो सिंपल सी बात है कि जब लंग्स से ये जो खून है ये जब थाई में या जांघ के मसल्स में आता है तो इतनी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होगा, है ना? क्यों रिलीज होगा? क्योंकि इस PO2 पर ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इतनी थी, कितनी? 97%, और यहां पर एफिनिटी 70% है। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर हम O2 कंटेंट यहां पर 100 है और यहां पर 70 है, तो करीब करीब या मान लीजिए सॉरी ये 20 है और यहां पर 15 है, तो इसका मतलब कि जांघ में चूंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 70 के आसपास है और यह लंग्स में 100 है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ तो ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड है वो 15 ml ही कैरी कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 5 ml ऑक्सीजन है वो जांघ के पेशियों में रिलीज हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम नहीं होती ऑक्सीजन के प्रति, तो फिर ये जो गैस का जो रिलीज था उस टिश्यूज में वो नहीं हो पाता ना, वो नहीं हो पाता। सो दिस इज द वे हाउ द ऑक्सीजन इज अनलोडेड इन द टिश्यूज। ये ऐसे ही होता है जब कोई ऑक्सीजन जो होता है टिश्यूज में अनलोड होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो यही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो अभी हमने बताया आपको। अभी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ये आप देखिए कि हायर PO2 पर हायर सैचुरेशन होगा। और दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैं इस स्लाइड के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपने देखा कि जो ग्राफ था इट वॉज नॉट स्ट्रेट लाइन। वो कैसा था? वो था ऐसे, वो ऐसे था, दिस वॉज कर्व्ड। वो कर्व्ड क्यों था? कि हीमोग्लोबिन में जैसे जैसे ऑक्सीजन जुड़ता जाता है ना, उसका शेप चेंज होता है। उसका शेप चेंज होने के साथ क्या क्या होता है कि हर ऑक्सीजन के बाइंड करने के साथ जो नेक्स्ट बाइंडिंग हो जाती है वो इजियर हो जाती है। और यहाँ पर एक शब्द यूज करते हैं, उसके लिए टेक्निकल टर्म है एक, आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं कॉपी पर कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहाँ पर, ये है, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ये देखिए, कोऑपरेटिव बाइंडिंग कब होता है? जब एक मॉलिक्यूल जोड़ने के बाद, जब दूसरे मॉलिक्यूल का जुड़ना ज्यादा आसान हो जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है उसको हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। इसको मुझे पेन लाना पड़ेगा, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि फिर तो शुरू में जाहिर सी बात है, जब कुछ ही हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ा था, तो ग्राफ थोड़ा ऐसे जाना था। लेकिन जैसे जैसे जुड़ता रहा ग्राफ स्ट्रेट गया और फाइनली क्या हुआ कि एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। अब इसके बाद इसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन के सैचुरेट होने की संभावना नहीं है, ये एक स्थिरांक की अवस्था आ गई। तो कहने का मतलब इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है। और दिस अलाउज द हीमोग्लोबिन टू बाइंड O2 व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज लो। जब ऑक्सीजन लेवल लो होता है तब भी इसको बाइंड करने की क्षमता प्रदान करता है, ग्राफ खासियत है। अब ये जो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे PO2 ऑफ ब्लड, ये तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा
उसकी एफिनिटी ज्यादा बढ़ेगी। ब्लड का पीएच जो है इसकी एफिनिटी को प्रभावित करता है, टेम्परेचर को इसका प्रभावित करता है, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो प्रभावित करता है। आरबीसी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो उपापचयी क्रियाएं होती है, वो एक्चुअली डिटरमिन करती है कि ये सैचुरेशन कर्व कैसा रहेगा। और ये एक सैचुरेशन, ये देखिए ये हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व ये बना हुआ है, जिससे मैंने पहले बताया था। और किस किस पार्शियल प्रेशर पर, किस PO2 पर कितना सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का हो सकता है, इसका एक पूरा टेबल दिया हुआ है। जैसे 10% पर 13% हो, 10 mmHg पर 13% होगा, 100 पे 97 होगा, और 70 पे जैसे मैंने बताया इट इज अप्रोक्सीमेटली 70%। तो ये 70 जो होता है इसका, तो सॉरी 40 पर कितना हो रहा है, 40 पर 70% होगा। तो 40 mmHg है तो 70% सैचुरेशन होगा। अब इसमें से एक जो नियम आता है इसको हम कहते हैं बोर इफेक्ट। क्या लिखा हुआ है? बोर इफेक्ट इज ए फिजियोलॉजिकल फेनोमेना। ये एक शरीर के कार्यकी से संबंधित एक क्रिया है, एक फेनोमेना है, एक प्रभाव है, जो पहली बार क्रिश्चियन बोर ने 1904 में ये बताया था। और ये कहता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है, द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ना मतलब पीएच का मान कम होना। ये आप सारे जानते हो कि एसिडिक कब होता है कोई सॉल्यूशन, जब उसमें पीएच का मान कम हो जाता है। व्हेन द पीएच गोज लोअर और देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन बोथ द कंडीशंस द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्चुअली शिफ्ट्स राइटवर्ड because it affects the हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है या पीएच लो हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम होती है। और ये रेफर करता है कि द शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू राइट साइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस लाइक हाई कार्बन डाइऑक्साइड और द पीएच ऑफ द ब्लड। और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये किससे, वाटर से रिएक्ट करके और क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3। तो इसीलिए जब CO2 बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि कार्बोनिक एसिड भी बढ़ेगी, एंड इन दैट केस क्या होगा कि ब्लड का पीएच लोअर हो जाएगा, क्योंकि वहां एसिडिटी बढ़ जाएगी। और इस वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी जो होती कम हो जाती है। जैसे ये देखिए आप कि जब पीएच 7.6 है तो क्या है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यहाँ था। लेकिन जैसे ही पीएच 7.2 हो गया तो क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो गई, इसलिए अब इतने सैचुरेशन के लिए, जैसे देखिए इस इतने सैचुरेशन के लिए, मतलब 60% सैचुरेशन के लिए पहले PO2 चाहिए था अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास, नहीं। और अब जब चूंकि ये पीएच 7.2 हो गया है तो अब 60% सैचुरेशन के लिए अब हमें पीएच कितना चाहिए, ये पीएच चाहिए 40। मतलब ये कहने का मतलब कि जो 25 से लेकर के 15 पॉइंट का अंतर आ गया, 15 mmHg का अंतर आ गया उसी सैचुरेशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पीएच लोअर होगा तो ऑक्सीजन का जो रिलीज होगा ऑर्गन्स में वो ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब क्योंकि ये राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट करती है, यानी कि उसकी एफिनिटी को कम करती है, वो होती है पीएच। पीएच जैसे जैसे कम होगा, यानी एसिडिटी जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो कर्व है राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर हो रहा है। दूसरा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी देखिए, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, 20 पे इतना है, 38 पे इतना है और 43 पे इतना है।
तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे ही मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो भी कम हो रही है एंड द डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। उसके बाद ये देखिए, ये जैसे सैचुरेशन का ये पीएच, जैसे मैंने आपको कहा ना गैस का रिलीज की बात कर रहा था मैं अभी, तो देखिए जैसे सपोज करिए ये 30 है, 30 mmHg है ये पार्शियल प्रेशर। अब इस पर जब pH 7.6 है तो सैचुरेशन इसमें 60 है, और अगर pH 7.2 है तो सैचुरेशन 35 के आसपास है। तो कहने का मतलब अगर pH कम हो जाएगा तो मान लीजिए यहाँ लंग्स है, सपोज करिए यहाँ पे लंग्स है, ये लंग्स है, हम बता चुके आपको कि लंग्स में ही 97% सैचुरेशन होगा, और यहाँ पर ये आपका कोई ऑर्गन है या टिश्यू है। तो हो क्या रहा था पहले कि पहले जब pH 7.6 था तो लंग से इतनी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, नहीं कितनी मात्रा में, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। लेकिन जब pH कम हो गया तो अब क्या होगा कि उस पार्शियल प्रेशर पर मतलब अब क्या होगा, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन, सॉरी ये मैं गलत बना गया, एक सेकंड जरा होल्ड करना, हाँ ये एक सेकंड, ये पहले इतनी मात्रा मतलब ये जो डिस्टेंस है इतनी मात्रा में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। लेकिन जब पीएच के कम होने की वजह से क्या हो गया कि अब चूंकि ये जो ग्राफ है राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है, तो कहने का मतलब कि अब चूंकि इस स्थान पर, इस जगह पर जो सैचुरेशन है वो कम हो गया, एफिनिटी कम होने की वजह से क्या होगा, बाइंडिंग कम हो गया, तो मतलब इतना ऑक्सीजन और रिलीज होगा। जब पीएच लोअर होता है तो जिस ऑर्गन में ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है वहां अनलोडिंग मतलब ऑक्सीजन के रिलीज होने की मात्रा, ऑक्सीजन के अनलोड होने की मात्रा बढ़ जाती है। तो एज द पीएच ड्रॉप्स और टेम्परेचर राइजेज मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा किसी ऑर्गन में, पहले इतना हो रहा था अब इतना हो रहा है, नहीं, और कर्व शिफ्ट टू राइट का भी आपको दिख रहा है कि ये दाहिने से बाएं की तरफ, सॉरी बाएं से दाएं की शिफ्ट हो रहा है। और जब पीएच राइज होगा, मतलब पीएच राइज होने का मतलब क्या होगा कि जब एसिडिटी कम होगी या टेम्परेचर कम होता है तो इसका ठीक उल्टा होगा। उसके बाद देखिए ये फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन मतलब जो शिशु में, जो गर्भस्थ शिशु में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हमने हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर बताया था पहले कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि 2 बीटा चेन की जगह 2 गामा चेन होता है। तो इस वहां पर क्या होता है कि अब देखिए जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो फीटल हीमोग्लोबिन में जो क्या कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है, और फीटल में चूंकि बाइंडिंग कम होती है और मदर में ज्यादा होती है, तो मतलब उसी पार्शियल प्रेशर पर जब मदर का ब्लड शिशु के शरीर में आएगा फीटल सर्कुलेशन से, तो चूंकि अब फीटल में ऑक्सीजन, फीटल के ब्लड में ऑक्सीजन एफिनिटी लो है, तो माँ का जो ये उल्टा बोल गया मैं, जो फीटल हीमोग्लोबिन है यहाँ जो एफिनिटी है वो ज्यादा है, सॉरी मैं गलत उल्टा बोल रहा था अभी, ये फीटल हीमोग्लोबिन में देखिए यहाँ ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा है, जबकि जो मदर के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है किसी भी पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पर वो ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो फीटल एचबी है वो एडल्ट की तुलना में ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज्यादा करेगा। जो गर्भस्थ शिशु है उसमें उसके हीमोग्लोबिन द्वारा जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी वो उसके माँ की तुलना में ज्यादा होगी, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसी पार्शियल प्रेशर पर जब माँ का खून शिशु के शरीर में जाता है और फिर शिशु का शरीर जो होता है उस के शरीर में जब ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो शिशु का जो हीमोग्लोबिन है उसकी में चूंकि बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, तो माँ के शरीर से जाने वाला जो ये ऑक्सीजन है वो फीटल
बॉडी में या फीटस के ब्लड में क्या होता है, वो आसानी से रिलीज हो जाता है। ठीक है। अब एक चीज और बनती है, इसको हम कहते हैं 2,3-DPG या BPG कहते हैं, बाइफॉस्फोग्लिसरेट। अगर आप हीमोग्लोबिन, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन याद है तो आपने देखा था कि जब 6 कार्बन कंपाउंड से 2 3 कार्बन कंपाउंड बनते थे, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता था और एक 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता था। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होता था 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती थी। ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनने वाली क्रिया है। अब हमें ध्यान ये देना चाहिए कि जो आरबीसी है इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इसीलिए वहां एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, देयर इज नो एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसीलिए जो डीपीजी है ये ग्लाइकोलिसिस का एक बाय प्रोडक्ट है जो आरबीसी के अंदर बनता है। और जैसे जैसे जो बाइफॉस्फोग्लिसरेट की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ भी ये होगा कि बाइफॉस्फोग्लिसरेट की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये जो होगा ये कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। ये जो इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी 2,3-DPG, जिसको डाइफॉस्फोग्लिसरेट या बाइफॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं, दिस कॉजेज द हीमोग्लोबिन टू हैव लोअर O2 एफिनिटी। अगर लोअर O2 की एफिनिटी कम होगी तो इसमें यहाँ भी वही होगा जो टेम्परेचर बढ़ने से या पीएच के घटने से हो रहा है। तो आरबीसी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से जनरेट करती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड से यहाँ लेना देना नहीं है गैस के लोडिंग अनलोडिंग का, लेकिन हाँ ब्लड की जो एसिडिटी है, ब्लड का जो पीएच है उसका लेना देना जरूरी है, लेकिन अब यहाँ ये बात रिलेवेंट नहीं है। अभी कहते हैं डीपीजी डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड रिलीज। मोर बीपीजी मोर ऑक्सीजन इज रिलीज। चूंकि ये देख रहे हो जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा। और बीपीजी कब राइज होगा? जब पीएच बढ़ता है। पीएच बढ़ता है, अभी देखिए उल्टी बात हो रही है, पीएच बढ़ रहा है तो एक तरफ तो वहां कर्व को लेफ्टवर्ड होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि पीएच बढ़ने के साथ साथ ये बीपीजी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कि कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स। और अगर बीपीजी बहुत ही कम है, अगर आरबीसी में बीपीजी की मात्रा बहुत लो है, तो इन दैट केस हीमोग्लोबिन विल नॉट रिलीज ऑक्सीजन। इसलिए टू सम एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ बीपीजी इज रिक्वायर्ड देयर। कुछ मात्रा में बीपीजी का होना जरूरी है, नहीं तो फिर ये ऑक्सीजन प्रॉपरली टिश्यूज में रिलीज नहीं होगा जहां होना चाहिए। फिर एनीमिया में क्या होता है कि चूंकि टोटल हीमोग्लोबिन लेवल गिर जाता है, इसलिए जो आरबीसी हैं वो ज्यादा डीपीजी रिलीज करते हैं, और ज्यादा डीपीजी रिलीज करते हैं तो क्या होगा, वहां ऑक्सीजन का रिलीज भी ज्यादा होगा। फीटल हीमोग्लोबिन में जैसे मैंने कहा कि उसमें 2 गामा चेन्स होते हैं बीटा चेन्स की जगह, इसीलिए ये बात मैं बोल चुका आपको। फीटल हीमोग्लोबिन कांट बाइंड डीपीजी। फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये डीपीजी से बाइंड नहीं कर सकता, और इसलिए इसकी एफिनिटी हायर होती है। जो ग्राफ हमने अभी आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, जो फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ एक एडल्ट की तुलना में ज्यादा होता है, एंड दिस फैसिलिटेट्स ये ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम मॉम टू बेबी, मतलब माँ से शिशु के शरीर में ऑक्सीजन के ट्रांसफर को ये फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको पूरा कराता है, इस क्रिया को मेटलाइज करता है। सिकल सेल एनीमिया ये मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट नॉलेज के लिए, इसका कोई चैप्टर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, है ना, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिकल सेल हीमोग्लोबिन, है ना। ये जो सिकल सेल में का जो हीमोग्लोबिन, सिकल हीमोग्लोबिन जो होता है, सिकल सेप्ट हीमोग्लोबिन जो होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। इट अफेक्ट्स 8 to 11% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। खासतौर से सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो जो ब्लैक लोगों का पॉपुलेशन होता है, निग्रो होता है, उसमें ज्यादा होता है। एंड ये वहाँ ये आपको बता दूं कि जो चेन होता है बीटा चेन में एक ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन नाम का एक एमिनो एसिड रिप्लेस हो जाता है
और ये क्या होता है कि ये लो PO2 पर क्या होता है कि जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होते हैं वो पारा क्रिस्टलाइन जेल बना देते हैं, और इसकी वजह से आरबीसी लेस फ्लेक्सिबल होता है और इसकी ज्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। और कंडीशन मिला जुला करके ये है कि द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन of this sickle cell hemoglobin much lesser than the normal hemoglobin. थैलेसीमिया एक दूसरी बीमारी होती है, और ये तब होती है कि कई शिशुओं में ये जेनेटिक होता है खासतौर से, और इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि अल्फा और बीटा चेन का सिंथेसिस कम होता है। इससे ऑब्वियस सी बात है कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और ऐसे लोगों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना आवश्यक होता है। खासतौर से बहुत सारे शिशु होते हैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। इट जनरेट्स अ काइंड ऑफ एनीमिया। ये मसल मायोग्लोबिन, अब देखिए मसल्स में एक हीमोग्लोबिन की तरह एक दूसरा रंजक होता है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं, और ये रेड पिगमेंट वाला होता है जो रेड मीट में खासतौर से स्ट्राइटेड मसल्स में जो रेखीय जो मांसपेशियां होती हैं वहां ज्यादा मिलती हैं। ये इसमें एक ही ग्लोबिन चेन होता है, हीमोग्लोबिन में 4 होते थे आपको पता, और सिर्फ एक ही O2 से बाइंड करता है। लेकिन आप ये देखिए कि इट हैज गॉट द हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी मायोग्लोबिन में अधिक है, और हीमोग्लोबिन की तुलना में आप देखें तो सेम पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन अगर 80% 75% सैचुरेट हुआ है, तो ये जो मायोग्लोबिन है इसके सैचुरेशन अप्रोक्सीमेटली 90-95% के आसपास है। सो दिस एक्ट्स एज द स्टोरेज ऑफ O2 पर्टिकुलरली इन हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल। हार्ट में ये ऑक्सीजन का स्टोर करने का काम में आता है मायोग्लोबिन। तो ये कहानी थी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की। आपने समझ लिया कि ऑक्सीजन किस प्रकार से लोड होता है, किस प्रकार से अनलोड होता है, एंड विच आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट दैट प्रोसेस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये खून में 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ये आप ध्यान दीजिए कि 10% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बीइंग डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में डिजॉल्व हो करके 10% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया जाता है, और ऑक्सीजन की तुलना में, क्योंकि ऑक्सीजन आप देखते थे कि ऑक्सीजन 100 ml में 0.3 ml ही डिजॉल्व होता था। कार्बन डाइऑक्साइड इज 23 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन इन वाटर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 100 ml में अगर ऑक्सीजन 0.3 ml कैरी हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड 63 पॉइंट, मतलब करीब करीब आप यूं समझिए कि उसको आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 6.3 ml के आसपास कैरी होगा, है ना। उसी प्रकार से दूसरा जो तरीका है वो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में बॉन्ड बना देते हैं, और बहुत सारे जो एमाइनो एसिड्स हैं वो हीमोग्लोबिन के वहां पर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है, और इस प्रकार से ये 10% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड थ्रू दिस वे। लेकिन जो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया जाता है वो बाइकार्बोनेट आयन के जरिए कैरी किया जाता है। अब ये होता क्या है कि आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कहानी। ये क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनके साथ रिएक्शन करके इसको बना देता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये कार्बोनिक एसिड जो है इसमें से फिर क्या होगा, ये टूटेगा, और टूटने के बाद ये बनाएगा एक प्रोटॉन और एक बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन समहाउ ट्रांसफर होकर के साथ में चले जाते हैं लंग्स में, और वहां जाकर के फिर क्या होता है कि वो प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन फिर से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देते हैं। मतलब टिश्यूज में तो ये हो रहा है, जहां पर कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है वहां तो ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के पहले कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर वो कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा एक प्रोटॉन और एक कार्बोनेट में, फिर ये दोनों ही कैरी होंगे। कुछ तो जो प्रोटॉन है वो हीमोग्लोबिन के साथ लग करके चला जाता है, और जो बाइकार्बोनेट है वो प्लाज्मा में घुल के चले जाते हैं, और दोनों चीजें जो है पहुंचती है कहां पर, लंग्स में। लंग्स में जाकर के फिर ये उल्टा रिएक्शन होता है।
यानी कि वहां क्या होता है कि फिर जो ये कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है, पहले तो ये प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, फिर वो कार्बोनिक एसिड जो है वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वोलेटाइल फॉर्म में रिलीज हो जाता है। सो इन दिस वे ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है ये भी एक मेजर कैरियर है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में। और ये इसका जो फॉर्मेशन कब होता है, व्हेन द CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के कैपिलरीज में पाया जाता है। इसको हम एक चीज यहीं पर काम आती है, इसको हम कहते हैं हार्लेन इफेक्ट। हार्लेन इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसको जॉन स्कॉट हार्लेन ने डिस्क्राइब किया था। कि ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में क्या होता है कि खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिलीज हो जाता है और वहां पर ऑक्सीजन लोड हो जाता है, यही होता था। और होता क्या है कि जितनी ज्यादा मतलब यहाँ हो इसलिए रहा है कि वेन एवर द PO2 इज मोर, जब भी इसको ध्यान से आप समझिए कि जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पर अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लगा हुआ है तो वो रिलीज हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इफेक्ट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी increased amount of carbon dioxide in the deoxygenated state as opposed to oxygenated state। यानी कि जब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड उसके द्वारा कैरी किया जाता है, जहां ऑक्सीजनेटेड स्टेट में हीमोग्लोबिन होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं किया जाएगा। और ये बेसिकली हाई कंसंट्रेशन जो CO2 का होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। ये देखिए यहाँ ये अनलोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिश्यूज में क्या होता है, जैसे सपोज करिए हम थाई के मसल्स की बात कर रहे थे या किसी भी टिश्यूज में, वहां चूंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो वहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन नहीं होगा तो फिर वहां अनलोडिंग नहीं होगी ऑक्सीजन की। इसलिए ऑक्सीजन के वहां पर अनलोडिंग आवश्यक है, और इसके लिए ये फिनोमेना बड़े काम का है। तो जैसे यहाँ मैंने आपको पहले बताया, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बाइंड विथ एमिनो ग्रुप्स टू प्रोड्यूस कार्बामिनो कंपाउंड, और ये जो एमिनो ग्रुप्स होते हैं ये अर्जिनिन और लाइसिन जैसे एमाइनो एसिड का जो एंड टर्मिनल होता है वहां पर जुड़ते हैं जाकर के। ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्लेन इफेक्ट। अब देखिए यहाँ देखिए हार्लेन इफेक्ट क्या कह रहा है, जब टोटल CO2 खून में कितना CO2 की मात्रा कितनी है, और ये है PCO2। तो आप एक बात तो तय है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का खून में कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। मतलब टोटल जो CO2 ब्लड में था, ब्लड जितना CO2 कैरी कर रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए तीनों जगह लोडिंग का रेट सेम है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में लोडिंग का रेट सेम है, कंसंट्रेशन बढ़ने का रेट सेम है, लेकिन जहां अगर PO2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जहां पर 100 है तो वहां पर कंसंट्रेशन यहां है, जबकि PCO2 का कंसंट्रेशन आप देखिए सेम है ना। इस CO2 के इस पार्शियल प्रेशर पर, CO2 के इस आंशिक दाब पर जो टोटल CO2 खून में था, है ना, वो कहाँ है, यहाँ है। लेकिन अगर यही PCO2 40 हो गया तो ये यहाँ चला गया, और PO2 अगर 0 है तो ये यहाँ चला गया। मतलब PO2 जितना कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड की खून में लोडिंग ज्यादा होगी, एंड दिस इज हार्लेन इफेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि मतलब PCO2 जितना ज्यादा होगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनने की संभावना उतनी कम रहेगी, और
PO2 जितना कम होगा, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग ज्यादा होगी एंड दिस इज हाल्डेन इफेक्ट। अब देखिए यहां पर ये बोर इफेक्ट में क्या हो रहा था कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी थी वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड पे और प्रोटोन ज्यादा था, मतलब आप जाहिर सी बात है प्रोटोन ज्यादा होगा मतलब पीएच कम होगा, मतलब एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इन दैट केस क्या हो रहा था कि इसकी एफिनिटी कम हो रही थी और जो रिलीज हो रहा था गैस का वो ज्यादा हो रहा था। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वहां जो कर्व था वो सिग्मॉइड शेप में है, ऐसे है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है वहां ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है। ये ध्यान दीजिए आप इस बात को, ये एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की जब बाइंडिंग होती है तो ग्राफ एस शेप्ड होता है, सिग्मॉइड होता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है तो ग्राफ स्ट्रेट जाता है। और आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे O2 बढ़ता है ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब O2 बढ़ने के साथ ही, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जब O2 कम था तो खून में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इतना था, लेकिन जब O2 बढ़ गया, सपोज करो मैं कोई यूनिट का नाम नहीं ले रहा हूं, मान लीजिए कि O2 का कंसंट्रेशन से फॉर एग्जांपल 70 mmHg है, तो इन दैट कंडीशन क्या हुआ, ग्राफ के शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ कि पहले ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी यहां थी जिसकी वजह से कंसंट्रेशन यहां था, लेकिन अब एफिनिटी कम होने की वजह से क्या होगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा, है ना। और अगर ये रिलीज हो रहा है, यही हार्डन इफेक्ट है ना, कि जब PCO2 बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी कम हो रही है और उसकी वजह से क्या होगा कि जहां भी PO2 बढ़ेगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड खून से ज्यादा रिलीज होंगे। और ये एक्चुअली यही लंग्स में हो रहा है, यही लंग्स में हो रहा है कि जैसे थाई में मान लीजिए CO2 का कंसंट्रेशन यहां था और लंग्स में यहां था सबसे फॉर एग्जांपल, तो जब थाई से लंग्स में ब्लड आ रहा था तो इतना CO2 रिलीज हुआ, मतलब थाई वाला ब्लड जब लंग्स में आया तो इतना CO2 रिलीज हुआ। लेकिन अब क्या होगा, अब ज्यादा अब यहां ये देखिए, ये इसके ग्राफ के नीचे जाने से क्या हुआ कि अब ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज होगा। ऑक्सीजन के बढ़ने के कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होने की जो क्रिया थी, जो गति थी, वो तेज हो गई। तो दोनों करीब पर एक ही बात करता है। एक हार्डन इफेक्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी की बात करता है और वहां ये बताता है कि ऑक्सीजन PO2 बढ़ने के बाद क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी, मतलब ग्राफ शिफ्ट करेगा राइट में। बोर इफेक्ट ये कहता है कि ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है वो राइट शिफ्ट होता है कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है या फिर प्रोटॉन बढ़ जाते हैं या फिर BPG बढ़ जाता है, इन कंडीशन से राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अब देखिए एक चीज और होती है, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, मेरे ख्याल से इसको मैं, क्लोराइड शिफ्ट ये है कि आरबीसी के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन बनता है वो बाइकार्बोनेट बाहर चला आता है प्लाज्मा में, और उस बाइकार्बोनेट आयन का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको मेंटेन करने के लिए अंदर क्लोराइड चला जाता है, इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। जैसे देखिए यहाँ ये टिश्यू सेल है, थाई क्या मसल है मान लीजिए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से मैंने आपको बताया 10% जो होता होगा तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगा, बाकी 20% जो होता है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना देगा जहां पर कि हार्डन इफेक्ट लागू हो रहा था, और फिर बाकी का 70% जो CO2 था वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम है वो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड बनाएगा। फिर कार्बोनिक एसिड जो है ये बना देगा प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर चले जाते हैं प्लाज्मा में और इसको शिफ्ट कर देता है क्लोराइड, तो इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। बेसिकली
क्लोराइड डिफ्यूजेज टू रिटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी जो एक नेगेटिव चार्ज का लॉस हुआ तो दूसरा नेगेटिव चार्ज चला गया, और इस एक्सचेंज को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है जाकर के कहां पर, लंग्स में, है ना, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी एफिनिटी प्रोटॉन के साथ कम होती है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में। मतलब जो हीमोग्लोबिन अगर खाली है तो उसकी एफिनिटी प्रोटॉन के साथ ज्यादा है, लेकिन अगर ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित है तो ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टिश्यूज में जो हाइड्रोजन आयन बने थे वो कुछ हीमोग्लोबिन के साथ भी जुड़ जाएगा, तो कुछ जो प्रोटॉन थे वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए, और वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके प्रोटॉन कहाँ चला आया। अभी आपने देखा ना पिछली रिएक्शन में कि प्रोटॉन बना था और बाइकार्बोनेट आयन बना था, यही बने थे ना। सबसे पहले क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिलकर के इन्होंने बनाया था कार्बोनिक एसिड, फिर से बना था ये प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट जो था यहाँ ये चला आया प्लाज्मा में और अंदर चला गया क्लोराइड शिफ्ट हो गया, और ये जो प्रोटॉन था क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है इसलिए जाकर के ये हीमोग्लोबिन से जुड़ गया। तो अब ये प्रोटॉन जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ या टू सम एक्सटेंट ये प्लाज्मा में है, और इसके साथ जुड़ करके पहुंचा लंग्स में टिश्यूज से, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक वेन्स के जरिए, है ना। और ये बाइकार्बोनेट भी पहुंचा वहां, और ये दोनों चले जाते हैं वहां, दोनों जाकर के फिर वो जो रिवर्स क्रिया होती है, मतलब लंग्स में क्या होगा कि ये प्रोटॉन और ये बाइकार्बोनेट ये मिल करके फिर से क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, और फिर ये कार्बोनिक एसिड जो है फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में टूट जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारी जो एक्सपिरेशन है, जो सांस हम छोड़ रहे हैं उसके साथ ये बाहर चला जाएगा। तो दिस इज द रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये एल्वियोलाई में क्या हो रहा है देखिए, है ना। ये क्या हुआ था कि पहले आपने देखा था कि आरबीसी में ये बने थे, ये कार्बोनिक एसिड बना, फिर कार्बोनिक एसिड से ये अंदर फिर कार्बोनिक एसिड जो ये लंग्स में जो बन रहा है उसकी बात हो रही है। इसमें कार्बोनिक एसिड जो था वो उससे, ये तो उल्टा मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले हीमोग्लोबिन और CO2 जो है ये रिलीज हो रहा है, यही रिलीज हो रहा है ना। तो देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब जो ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जब गया तो आपने क्या देखा था कि कुछ हीमोग्लोबिन जो थे वो प्रोटॉन के साथ जुड़े हुए हैं। पिछला रिएक्शन आप याद कीजिए, तो हीमोग्लोबिन प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बाइकार्बोनेट भी आ गया प्लाज्मा से। तो अब प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट फिर से हीमोग्लोबिन में चला जाएगा, और यहाँ जो प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन जो है अब जुड़ जाएगा इससे, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जब ये बाइकार्बोनेट जब अंदर जा रहा है तो अंदर जो क्लोराइड था वो वापिस आ गया। ये थोड़ा सा इस फोटोग्राफ में सही से दिखाया नहीं गया, एक्सचेंज ये बाइकार्बोनेट के साथ क्लोराइड का हो रहा है। तो बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा, क्लोराइड बाहर चला आएगा, फिर बाइकार्बोनेट इसके अंदर हीमोग्लोबिन में जो प्रोटॉन है इसके साथ जुड़ करके कार्बोनिक एसिड बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़े की कोशिकाएं हैं इससे वापिस चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब ये हालांकि ये चैप्टर ही अलग है कि ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन होता है। ब्लड में कई तरह के वैसे तो बफर सिस्टम होते हैं, 3-4 तरह के बफर सिस्टम होते हैं, तो वो एक चैप्टर अलग है पढ़ना फिजियोलॉजी का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बाइकार्बोनेट इज द सिस्टम दैट एक्चुअली मेंटेन्स द पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, कि ये एक्सेस जो हाइड्रोजन आयन है यूरिन के द्वारा बाहर हो जाता है, और जो बाइकार्बोनेट आयन है ये एक्सेस जो भी एक्सेस प्रोटॉन है जो पीएच को बढ़ाता है उसको ये बफर करने का काम जो है वो बाइकार्बोनेट आयन करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस खत्म हो गया। अब एक चीज रेस्पिरेशन में बची है, दैट इज द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमारा नर्वस सिस्टम रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।